मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीए थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, वैश्विक लोकतंत्र की एक तुलनात्मक अध्ययन का जो पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, एक मास्टर क्लास होने वाली है, इसमें यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी का रिवीजन होने वाला है। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो जो वीडियो देख रहा है प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। साथ के साथ जो ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी आपको फ्री में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब करो तभी पीडीएफ फ्री में मिलेगी, है ना। तो सब्सक्राइब करो, फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना आपको। जैसे टेलीग्राम के दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे, आप इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन एमडीसी लिखा होगा, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में फाइल वाला सेक्शन मिलेगा, इस फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना। इस फाइल वाले सेक्शन पे आने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, सर्च वाले ऑप्शन पे आ जाना और पॉलिटिकल साइंस सर्च कर लेना। जैसे पॉलिटिकल साइंस सर्च करोगे, पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर एमडीसी के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, यहाँ पर क्लिक करके पढ़ लेना है। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो ज़रूर से खरीद लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो चलो शुरू करते हैं आप अपने प्रश्न को। अमेरिका के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं और न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा को हमें समझाना है। तो अमेरिका के संविधान की क्या विशेषताएं, हम सबसे पहले उसकी भूमिका समझते हैं। तो हम सब जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का जो संविधान है वो सबसे पहले अपनाया गया था, ठीक है, और सबसे पुराना लिखित संविधान भी है। कब अपनाया गया, इसे 1787 के अंदर इसके निर्माण की प्रक्रिया या इसको लागू किया गया या इसको अपनाया गया था, ठीक है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यह सबसे पुराना लिखित संविधान है, मतलब पहला संविधान था जिसको हाथों से लिखा गया था एक व्यवस्थित रूप में। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, लिखे तो पहले भी गए थे, कानून नियम कायदे तो पहले भी थे, लेकिन पहली बार व्यवस्थित रूप से सभी चीजों को कहां लिखा गया, अमेरिका के संविधान में लिखा गया। यह संविधान अमेरिका संघ की संवैधानिक व्यवस्था, शक्तियों को विभाजन, नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो हम सब जानते हैं, जो अमेरिका का संविधान है, कोई भी संविधान होता है वो संवैधानिक व्यवस्था को लागू करता है। साथ के साथ जो इसकी इंपॉर्टेंट बात यही है कि शक्तियों को विभाजन करता है। इस शक्तियों का विभाजन क्या होता है, मैं आगे समझाऊंगा वीडियो में आपको। नागरिकों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। जैसे भारत में मौलिक अधिकार हैं, वैसे ही मौलिक अधिकारों की जो भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए, तो वैसे ही अमेरिका का संविधान भी वहाँ के जो नागरिक है उनके अधिकारों की क्या करता है, सुरक्षा करता है और उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। और वहाँ की न्यायपालिका होती है, उसी को, उसके पास किसकी जो शक्ति होती है, न्यायिक पूर्वावलोकन की, जुडिशियल रिव्यू करने की क्या होती है, शक्ति होती है। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जो ये पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये आपको जरूर से लिख कर आने हैं। अब बढ़े अगले वाले प्रश्न की तरफ, अमेरिका संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो अमेरिका संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, सबसे पहली विशेषता है कि वो लिखित संविधान है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहली बार अमेरिका के संविधान को सबसे व्यवस्थित रूप से लिखा गया। और इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट बात कितनी है, इसमें 7 तो लेख हैं, बस सिर्फ 7 ही लेख हैं। भारत के अंदर देखो कितने ज़्यादा हैं, और 27 संशोधन किए गए हैं, और भारत में 100 प्लस संशोधन भी हो चुके हैं। और आज के टाइम में भारत में 100 प्लस आर्टिकल हैं भारत के संविधान में, और 400 प्लस तो आर्टिकल है और 100 प्लस संशोधन है। लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर सिर्फ 7 ही लेख लिखे गए और 27 संशोधन अब तक हुए हैं। अगले वाला पॉइंट है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होते हैं, जो भारत में भी देखने को मिलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, संघात्मक व्यवस्था बोला जाता है। लेकिन भारत से ज्यादा संघात्मक व्यवस्था कहां पर पाई जाती है, अमेरिका के अंदर पाई जाती है। फर्क क्या दोनों में, अभी समझा देता हूं मैं आपको। अब अमेरिका का कोई राज्य न्यूयॉर्क, ठीक है, उसने बोला कि साहब बात ऐसी है कि अब हम अमेरिका के साथ नहीं रहना चाहते, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो वहां का जो राज्य अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, वो चाहे तो अलग हो सकता है, उसके पास वो शक्तियां होती हैं। लेकिन क्या भारत में राजस्थान चाहे कि मैं अलग होना चाहूं तो वो हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। भारत के अंदर ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है। तो ये फर्क है
जो अमेरिका के जो राज्य होते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं भारत के राज्यों से, लेकिन जो शक्तियाँ होती हैं उसका विभाजन है वो लगभग अमेरिका और भारत में समान है। अगले वाला पॉइंट है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। तो जैसा कि हम भारत में भी देखने को मिलता है और यहाँ पर अमेरिका में भी है। कार्यपालिका जो प्रेसिडेंट होता है अमेरिका में, जैसे भारत में होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल, लेकिन अमेरिका में कौन होता है, प्रेसिडेंट का वहाँ का पावरफुल। अब आपने हमेशा अमेरिका के प्रेसिडेंट का ही नाम सुना होगा, जो इस समय डोनाल्ड ट्रंप है। आपने हमेशा अमेरिका के प्रेसिडेंट का ही ज़्यादा नाम सुना होगा, तो जिसका नाम ज़्यादा नाम होता है उसी का आप ज़्यादा बार न्यूज में चलता है। तो वहाँ पे कौन पावरफुल है ज़्यादा, प्रेसिडेंट। फिर कौन है, कांग्रेस। कांग्रेस क्या है, वहाँ की संसद है, फिर ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट। तो तीनों अपनी अपनी शक्तियाँ रखते हैं और तीनों के पास अपने एक दूसरे की शक्तियों को नियंत्रण करने की शक्ति है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों के तीनों हैं, उनके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं और तीनों एक दूसरे की शक्तियों को क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। कौन कौन, प्रेसिडेंट, वहाँ की कांग्रेस संसद और सुप्रीम कोर्ट। चौथे वाला पॉइंट है जांच व संतुलन प्रणाली। तो तीनों अंग हैं वो एक दूसरे को संतुलित करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, और जिससे क्या होता है, सत्ता का दुरुपयोग होने से बच जा सकता है। और ये कैसे हो सकता है, अगर मान लिया प्रेसिडेंट ने कोई गलती कर दी तो उसकी संसद भी जांच कर सकती है, उसकी न्यायपालिका भी जांच कर सकती है। जैसे मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ करंट की बात। अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स लगा कर आए, मतलब समानुपाती टैक्स। भारत अगर अमेरिका की चीज़ पर 30% टैक्स लगाता है तो अब अमेरिका भी 30% लगाएगा भारत की चीज़ों पर। ये कौन लेके आए, वहाँ का प्रेसिडेंट लेके आया। लेकिन अभी थोड़े से दिन पहले एक जो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि ये जो नियम है, ये जो कानून बनाया गया, ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। तो इसी का अर्थ यही है कि वहाँ की जो न्यायपालिका उसके पास नियंत्रण होता है कि वो जांच कर सके और असंवैधानिक करार कर सकते। लेकिन ये शक्ति किसकी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट के पास, कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून को वो रद्द नहीं कर सकती है। लेकिन अमेरिका और भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायपालिका, उसके पास शक्ति है कि वो संसद और प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। ये प्रमुख अंतर है दोनों में। अगले वाला पॉइंट है मूल अधिकारों की गारंटी, बिल ऑफ राइट्स। तो हम सब जानते हैं भारत के जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। तो उसी प्रकार से संविधान में 10 संशोधन करके, अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ के मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था, जिसमें कौन से हैं, अभिव्यक्ति, आपको विचारों की अभिव्यक्ति करना, अपने विचारों को आप लोगों के सामने रख सकते हो, स्वतंत्रता है आपको चीज़ों की, धर्म आप कोई भी अपना सकते हो, और प्रेस मतलब सूचना का अधिकार है हर व्यक्ति को। तो ये वहाँ की मूल अधिकार है। यही मूल अधिकार भारत में भी हैं और कहाँ से लिए गए, अमेरिका से ही लिए गए हैं। और अमेरिका में आपको याद रखना है, उन्हें क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना। उसे किस नाम से जाना जाता है, बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, लचीलापन। तो जो अमेरिका का संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये पॉइंट यहाँ पर लचीलापन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कठोर संविधान है वहाँ का। ठीक है, ये गलती से लिखा गया, अमेरिका का संविधान कठोर है, वहाँ पर संशोधन तो हो सकता है, लेकिन संशोधन क्या होता है, बहुत ही विशेष बहुमत की आपको जरूरत होती है। तो कठोर लिख सकते हो आप इसको। ये तो पॉइंट था, आपको वहाँ की मैंने संविधान की विशेषताएं बता दी। अब बढ़ेंगे अपन न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो देखो जुडिशियल रिव्यू क्या चीज़ होती है, अगर कोई भी देश की संसद ने कोई कानून बना दिया, ठीक है, उसकी समीक्षा समझ रहे हो कि वो सही बना है, गलत है, लोगों की उसमें भलाई है, नुकसान है, वो चीज़ों की समीक्षा है वहाँ की अगर न्यायपालिका कर सके तो उसे क्या कहा जाता है, न्यायिक पूर्वावलोकन कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ छोटा सा। अगर कल भारत सरकार ने ये कह दिया कि भारत के हर नागरिक पे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उस पर 50% टैक्स लगेगा हर चीज़ पर, तो ये आपको पता है ये जनता के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। समझ लो, बिना कोई कारण से, युद्ध याद कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी बना दिया ऐसा कानून, तो अब वो क्या होगा, लोग उसकी पिटीशन डालेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देता है कि ये फैसला कल से लागू नहीं होगा, ये असंवैधानिक है। तो ये जो फैसला है, ये जो कानून बनाया गया है, ये रद्द हो सकता है भारत के अंदर। और यही प्रक्रिया कहाँ है, अमेरिका के अंदर भी है। मैंने पहले वो आपको रेसिप्रोकल टैक्स वाला उदाहरण देके समझाया था, उसी प्रकार से। लेकिन अमेरिका में जब संविधान लागू हुआ
तब से ये प्रक्रिया नहीं थी। ये कब से आई? यह संविधान मारबेरी वी मेडिसन नाम का 1803 में केस हुआ। तो वहाँ पर उन अमेरिका का मुख्य न्यायाधीश था जॉन मार्शल। उसने सबसे पहले यही फैसला दिया था कि अमेरिका के संविधान का क्या कर सकते हो आप? न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकते हो। उनके अनुसार यदि कोई कानून कार्यपालिका के आदेश से संविधान के विपरीत हो तो उसे क्या किया जा सकता है? असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। मतलब कोई भी कानून है वो कार्यपालिका व लोगों की भलाई भी नहीं है, उसमें सरकार अपनी नियंत्रण करने के लिए लोगों पर या फिर ऑटोक्रेसी लाने के लिए अगर कर रही है तो उसको क्या किया जा सकता है? असंवैधानिक भी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले वाले महत्व क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो यह व्यवस्था संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है। ठीक है, तो यह सब वहाँ की जो संसद है उसके लिए जो संविधान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। साथ के साथ सरकार के सभी अंग संवैधानिक व मर्यादा में रहते हैं। तो अगर आपको पता है कि सभी प्रेसिडेंट की शक्तियां हैं, संसद की शक्तियां और न्यायपालिका की शक्तियां वो एक दूसरे को नियंत्रण कर सकती हैं, तो सभी क्या रहेंगे? एक दूसरे के नियंत्रण में रहते हैं। अगले वाला पॉइंट है नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। साथ के साथ इसका क्या फायदा होता है? यहाँ पर मौलिक अधिकार है तो नागरिकों के अधिकारों की भी क्या हो जाती है? रक्षा हो जाती है। अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ। अमेरिका की संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वह न केवल अधिकारों शासन प्रणाली को परिभाषित करती है बल्कि वह संविधान की भी रक्षा करती है, न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकती है, वह सुरक्षात्मक ढाल भी बन सकती है। तो यह था अमेरिका का संविधान की प्रमुख विशेषताएं। क्या जैसा नहीं है, वो कैसा है? हमारा भारत का संविधान के जो हर एक एक चीज है उसको हाथों से लिखा गया है। आपको पता है पूरी पुस्तक बनाई गई पूरे भारत के अंदर संविधान सभा के द्वारा हर चीज को लिखा गया। लेकिन ब्रिटेन का संविधान ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का संविधान कैसा नहीं है? उसको लिखा नहीं गया है, बल्कि वो कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। अब आप कहोगे कि अलिखित संविधान है तो फिर वो चलता कैसा है? भाई लिखा ही नहीं गया कुछ चीजों के बारे में तो पता कैसे होगा? तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें होती हैं परंपराएं। जो पुराने समय से जो परंपराएं आगे चलती आ रही हैं वो परंपराएं उसमें मानी जाती हैं उस संविधान के अंदर। और क्या माना जाता है? न्यायिक निर्णय, जो न्यायालयों के द्वारा निर्णय दिया जाता है उसको मान लिया जाता है आगे के लिए। जैसे आज निर्णय आया कि भैया अगर किसी व्यक्ति ने चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसको 5 साल की सजा हो गई, तो यह संविधान में उस चीज को मान्य कर लिया जाएगा और आगे से 5 साल की सजा होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और भारत में इन सब चीजों में बदलाव करने के लिए हमें संवैधानिक संशोधन करने पड़ते हैं। और साथ के साथ कानून व संवैधानिक प्रथाएं, तो जो पुराने समय की जो प्रथाएं चलती आ रही हैं ब्रिटेन के अंदर, वही प्रथाओं के आधार पर जो संविधान बनाया गया वो किसका संविधान है? ब्रिटेन का संविधान है। साथ के साथ जो ब्रिटेन का संविधान है वो सबसे प्राचीन भी है और अनूठा इसलिए है क्योंकि उसको लिखित नहीं किया गया है, अलिखित संविधान है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट आपको मैंने इसमें बताई। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि वह अलिखित संविधान है। इसके अंदर आपको लिखना है कि भाई संवैधानिक कानून है, जो संवैधानिक कानून है, न्यायिक निर्णय है, भाई जो न्यायालयों के द्वारा निर्णय दिए गए वो, परंपराएं, जो पुराने समय से परंपराएं चल रही हैं उसी के आधार पे जो संविधान है उसको मान लिया जाता है। और प्राचीन दस्तावेज, जैसे पुराने समय में जो इनके कोई नियम लागू हुआ था, जैसे आपको पता है मैग्ना कार्टा बिल ऑफ राइट्स 1689, तो जो मैग्ना कार्टा का बिल है ना उसको ब्रिटेन के संविधान में नहीं, भारत के जो मौलिक अधिकार जो आप देखते हो आज, जो आपका मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से ही लिया गया है। तो यही जो खास बातें हैं ब्रिटेन के संविधान की कि वो लिखित नहीं होकर पुरानी परंपराओं के आधार पर है और साथ के साथ जो न्यायिक निर्णय दिए गए हैं उनके आधार पर होता है। अगले वाला पॉइंट है संसदीय संप्रभुता। तो देखो संसदीय संप्रभुता क्या है? जो ब्रिटेन में है सबसे जरूरी चीज क्या है? संसद ही सर्वोच्च है। ठीक है, संसद ने जो निर्णय दे दिया, संसद ने जो कानून बना दिया उसे कोई भी न्यायपालिका या कोई भी अदालत है वो असंवैधानिक नहीं ठहरा सकती है। लेकिन क्या भारत में ऐसा है? भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कोई भी
निर्णय संसद के द्वारा दिया गया हो उसे जो भारत की अदालत है उसे क्या ठहरा सकती है, असंवैधानिक करार कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिटेन में अदालत के द्वारा जो कानून बना दिया गया वही कानून सर्वप्रिय होगा। तो इसीलिए वहां पर किसकी चलती है सबसे ज्यादा, संसद की संप्रभुता रहती है। तीसरे वाला पॉइंट है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का क्या अर्थ है, ब्रिटेन में राजा व रानी एक प्रतीकात्मक राष्ट्र प्रमुख होते हैं। जैसे कि भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति का पद भी जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के जो राजा रानी के जो कर्तव्य होते हैं ना, वही भारत के अंदर राष्ट्रपति के कर्तव्य होते हैं। तो वहीं से लिया गया है ये सब चीज, ठीक है। वास्तव शासन की सत्ता प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो भारत में भी आपको पता है सबसे ज्यादा किसकी चलती है, प्रधानमंत्री की चलती है, और जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी चलती है। ब्रिटेन में भी यही है। वहां का राजा और जो क्राउन होता है वो दिखाने के लिए तो सर्वप्रिय होता है, लेकिन वास्तविकता में चलती किसकी है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की चलती है। राजा का काम क्या होता है, केवल भाई यही होता है कि औपचारिक होता है। उसका क्या काम होता है, जो भी बिल बन गया उसमें उसका लास्ट में साइन होता है। राष्ट्र के नाम पे कोई चीज होगी वो किसके नाम पर होती है, राजा के नाम पर होती है। लेकिन वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं उसके पास, भारत के राष्ट्रपति की तरह। जैसे संसद का उद्घाटन करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, वह भी प्रधानमंत्री के सुझाव पर। मतलब सारे काम करता राष्ट्रपति के नाम पर ही है, लेकिन किसके सुझाव पर होते हैं, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के सुझाव पर होती हैं सारी चीजें। तो वहां पर तीसरा पॉइंट क्या है, किसकी चलती है, संवैधानिक राजतंत्र है। चौथा पॉइंट है कानून सर्वोच्चता। तो कानून की क्या वहां पर सबसे उच्च प्रकार किसका माना गया, कानून में माना गया है। तो ब्रिटेन के संविधान का एक मूल सिद्धांत यही है कि कानून के सभी क्या है, समक्ष सभी सम्मान है। भारत में भी यही है कि भाई चाहे आप बड़े हो, छोटे हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आम नागरिक हो, आप कानून के समक्ष आप क्या होंगे, एकदम आपको समान नजर में देखा जाएगा। आपके लिए कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेंगे आपको। तो ब्रिटेन में भी यही चीज होती है। फर्क इतना है कि ब्रिटेन में इस कानून को अच्छे से मान लिया जाता है और भारत में नहीं माना जाता है। ब्रिटेन का राजा, मंत्री, नागरिक सभी कानून के समक्ष क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि आपने देखा था थोड़े से दिन पहले जो ऋषि सुनक, इससे पहले प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनका जो पार्किंग है उनसे बाहर उन्होंने कुछ गाड़ी वगैरह लगा दी थी, तो उनका क्या काट दिया था, पुलिस ने चालान काट दिया था। तो क्या आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री का कोई पुलिस अधिकारी चालान काट सकता है? ऐसा भारत में तो बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन ये संभव कहां पर होता है, ब्रिटेन में होता है, क्योंकि वो सिर्फ कानून बनाते नहीं है बल्कि उसका पालन भी करते हैं। अगले वाला पॉइंट है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अत्यंत लचीला है। भाई फ्लेक्सिबल क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है उसके अंदर अगर आपको कोई भी संवैधानिक संशोधन करना है या बदलाव करना है तो आप साधारण बहुमत के साथ बदलाव कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखो बहुमत दो प्रकार का होता है, एक तो स्पेशल मेजोरिटी होती है और एक होती है नॉर्मल मेजोरिटी, मतलब साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। तो देखो विशेष बहुमत आपके भारत के अंदर आपको जैसे कि पता हो कि मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव करना है तो आपको क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। और कोई साधारण नागरिकता वगैरह हो गया और किसी चीज में आपको बदलाव करना होता है तो साधारण बहुमत करना होता है। या फिर आपको कोई भी संवैधानिक संशोधन करना होता है तो भी क्या करना होता है, भारत के बात कर रहा हूं मैं, भारत में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो भारत में दो प्रकार की प्रणाली है, विशेष बहुमत की और साधारण बहुमत की। तो लेकिन ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में आप साधारण बहुमत के द्वारा क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। तो इसीलिए ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा, लचीला है। अब क्या होता है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ। यूएसए का जो कानून है ना वो कठोर माना जाता है, कठोर संविधान माना जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर हर कानून को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है और फिर वहां के जो स्टेट है अलग अलग उनसे पारित होने की जरूरत होती है। तो वहां का संविधान कैसा है, कठोर है। और जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा माना जाता है, फ्लेक्सिबल, लचीला माना जाता है। क्योंकि वहां पर आप साधारण बहुमत से ही क्या कर सकते हो, कोई भी कानून को पास कर सकते हो। अब बात आती है भारत की, तो भारत का कठोर भी है और भारत का लचीला भी है। भारत का दोनों प्रकार का मिश्रित संविधान है भारत का, क्योंकि भारत में दोनों तरफ से क्या उठाए गए हैं, कानून वो नियमों को उठाया गया है।
तो चलो अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको कंपैरिजन करके भी बता रहा हूँ साथ के साथ, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ सके। न्यायिक पुनर्लोकन, तो आपको पता है कि ब्रिटेन की न्यायपालिका के पास संसद व कानून को रद्द करने का अधिकार नहीं है, वहां पर संसदीय सर्वप्रिय होती है। ये कानून कहाँ का है? ब्रिटेन का है। ब्रिटेन में अगर कोई कानून बना दिया, जैसे कि ब्रिटेन में कानून बना दिया कि साहब कल से जो शाम के 10 बजे के बाद में कोई अगर शोर शराबा करेगा तो उसको 10,000 रुपये का फाइन लगेगा, तो वहाँ पर वहाँ की जो अदालत है वो इसको असंवैधानिक या रद्द नहीं कर सकती। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। भारत के अंदर भारत की कोई भी जो संसद है के द्वारा जो भी कानून बना दिया गया उसको रद्द कौन कर सकता है? न्यायपालिका है वो रद्द कर सकती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है भारत के संविधान में और ब्रिटेन के संविधान में। अगले वाला पॉइंट है अद्वैत कार्यपालिका। तो भारत के अंदर भी कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। पहला होता है संवैधानिक प्रमुख, वो कौन होता है? राजा व रानी होता है। और दूसरा कौन होता है? वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत में भी कुछ ऐसा होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो अब निष्कर्ष यही होता है कि ब्रिटेन की जो परंपरा है, व्यवहारिक और अनुभव है, ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। तो आपको पता है ब्रिटेन का संविधान है वो पुरानी परंपराओं के आधार पर, अनुभव जो लोगों के द्वारा अलग अलग समय में जो बदलाव किए गए उसके, और ऐतिहासिक जो धीरे धीरे विकास हो हमारे समाज के अंदर, उस हिसाब से जो कानून बने उसी का क्या है? परिणाम है। यह लोकतंत्र विधि की सर्वोच्चता, मतलब कानून की सबसे सर्वप्रिय मानता है। संसद की संप्रभुता, संसद को भी सर्वप्रिय मानता है। इसका क्या आदर्श उदाहरण है? तो आपको ये दो पॉइंट है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। विधि की सर्वोच्चता और संसद की संप्रभुता। इसकी लचीलापन और व्यवहारिकता इसकी क्या है? सबसे बड़ी शक्ति है। तो ये थी ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको बता रहा हूँ आपके एग्जाम में इस प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अभी तक भी नहीं किया तो, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। करवा रखा भाई। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस एनपीसी चीन की सर्वोच्च विधायक संस्था है। क्या है? जो नेशनल पीपुल कांग्रेस है वो वहां की सबसे बड़ी विधायक संस्था है। चीन के संविधान के अनुसार राज्य की सत्ता का सर्वोच्च अंग हाईएस्ट स्टेट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस में नीतियों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना, सरकार के प्रमुख पदों की नियुक्ति व केंद्रीय भूमिका निभाती है। जैसे भारत की संसद है, जापान की डाइट है, अमेरिका की कांग्रेस है, और चीन की नेशनल पीपुल ऑफ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जैसे वहां की संस्थाएं आपके सामने मजबूत हैं, समझ में आ गया? वैसे ही यहाँ की जो संस्था है, संसद है, इसका भी काम क्या है? इसको भी नीतियों का, अलग अलग प्रकार के कानूनों का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना। जो प्रमुख पद होते हैं, एक पॉइंट अलग है, भारत की कोई भी संस्था प्रमुख पदों का नियुक्ति नहीं करती है, लेकिन ये नियुक्ति करती है। क्या करती है? नेशनल पीपुल कांग्रेस है चाइना की, वो वहां के जो प्रमुख पद होते हैं उनकी भी नियुक्ति करने का काम करती है। और इसको हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर। राज्य की शक्ति का सबसे प्रमुख अंग किसको बोला जाता है? नेशनल पीपुल ऑफ कांग्रेस को बोला जाता है। अब इस संगठन में आपके सामने कौन सी शक्तियां होती हैं? पहली है सदस्य संख्या। राष्ट्रीय जन कांग्रेस में लगभग 300 के आसपास प्रतिनिधि होते हैं। कितने? 300 प्रतिनिधि कुल देखने को मिलते हैं। नेशनल जो कांग्रेस होती है उसमें कितने? 3,000 भाई, सॉरी गलती होगी बोलने में, 3,000 सदस्य होते हैं। कितने? लगभग पूरे चाइना से, भाई चाइना छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, तो वहां से 3,000 लोग चुनकर आते हैं। 3,000 के आसपास प्रतिनिधि बैठते हैं। भारत की लोकसभा में कितने बताना, राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि होते हैं बताना आप। चुनावी प्रक्रिया, प्रत्येक सदस्य प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय जन कांग्रेस के स्वायत्त क्षेत्रों से सैन्य इकाइयों द्वारा चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर जनता द्वारा चुनाव नहीं होता है, बल्कि जो इनकी छोटी प्रांतीय छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, वहां पर कांग्रेस है। वहां की जो जैसे अपनी विधायी पालिका है ना, जहां अपनी विधानसभा होती है, इसी प्रकार से वहां पे प्रांतीय जन कांग्रेस है। वहां की सैन्य इकाई, वहां की सेना की टुकड़ियों के द्वारा, सैन्य इकाई के द्वारा उनको चुनकर भेजा जाता है। अरे सीधी सीधी बात है, कंट्रोल पावर है। समझ में आ गई?
बिना मतलब लोकतांत्रिक राजशाही है। समझ में आ गया आपको। चाइना के अंदर कार्यालय, एनपीसी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष के लिए आपके सामने जो एनपीसी है वो काम करती है। नेशनल पीपुल कांग्रेस कितने साल के लिए? 5 साल के लिए आपको कुल काम करती है। स्थायी समिति, जब एनपीसी का सत्र नहीं चल रहा होता तब इसकी स्थायी समिति काम करती है, ये महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। भाई अब एनपीसी तो हमेशा बैठेगी नहीं, काफी वो समय होता है, जैसे अपनी लोकसभा होती है वो 3 सत्र होते हैं, उसके बीच में तो खाली समय होता है। तो इस प्रकार का जो खाली समय होता है उसमें उसके लिए क्या बना रखिए? एक स्थायी समिति बना रखिए। और वो स्थायी समिति आपके सामने जो एनपीसी के सापेक्ष में उन्हीं के लोग चुने हुए लोग होते हैं, वही आपके सामने क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उस समय वही लोग क्या करते हैं? जितने जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं वही लोग आपके सामने लेते हैं। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियां, क्या क्या पावर्स होती हैं आपके सामने राष्ट्रीय जन कांग्रेस के पास? पहले शक्ति है विधायी शक्ति। एनपीसी को संविधान संशोधन का एक महत्वपूर्ण कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है। क्या होती है? एनपीसी नेशनल पीपुल कांग्रेस होती है, उसको क्या होती है? वहां का जो संविधान होते हैं उसमें संशोधन करने, महत्वपूर्ण कानून बनाने की शक्तियां होती हैं। क्या होती हैं? जो एनपीसी होती है, नेशनल पीपुल कांग्रेस होती है, उसको वहां के संविधान में संशोधन करने की, अलग अलग प्रकार के कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त होती है। समझ में आ गया? तो उसके पास सारी की सारी इंपॉर्टेंट शक्तियां होती है। नेशनल पीपुल कांग्रेस के पास वहां के संविधान में संशोधन करना हो गया, कोई कानून बनाना हो गया, सब के सब वहां के एनपीसी नेशनल पीपुल कांग्रेस है वो काम करती है। संवैधानिक संशोधन, चीन के संविधान में संशोधन केवल राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही कर सकती है। अगर कोई वहां के संविधान में संशोधन करना है तो वहां की जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस वहां की संसद ही कर सकती है, और कोई इंसान नहीं कर सकता। किसी के पास शक्तियां नहीं है वहां की जो राष्ट्रीय, और हर देश की संसद ही उस देश के क्या कर सकती है? उस संविधान में संशोधन कर सकती है। तो चीन के जो संविधान होते हैं उसमें संशोधन करने का भी काम कौन करती है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस है वो करती है। कार्यपालिका की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ पावर्स, यह चीन के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य परिषद के प्रधानमंत्री तथा अन्य प्रमुख अधिकारियों का चुनाव व अनुमोदन करती है। क्या करती है? चीन में वहां का राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा? ये करेगी। उपराष्ट्रपति की कौन करेगी नियुक्ति? आपके सामने कांग्रेस करेगी। वहां के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कांग्रेस करती है वहां की। और वहां पर जितने प्रमुख अधिकारी होते हैं, क्या होते हैं? वहां पर जितने भी प्रमुख अधिकारी होते हैं प्रशासनिक पद से संबंधित, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है। कौन करती है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस है वो करती है। तो कार्यपालिका में जितने बड़े पद हो गए, जितने बड़े अधिकारी हो गए, सबकी नियुक्ति आपके सामने किसके अंतर्गत आती है? कांग्रेस खुद करती है। वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर, राष्ट्रीय बजट को स्वीकृति देना, आर्थिक योजनाओं को लागू करना एमपीसी का महत्वपूर्ण काम है। क्या काम है? जो राष्ट्रीय बजट होता है, क्या होता है? जो बजट जो आपके सामने पारित होता है उसको स्वीकृति देना, अलग अलग प्रकार की योजनाएं होती है, इन सबको पारित करने का भी काम किसका होता है? नेशनल पीपुल कांग्रेस का होता है, एनपीसी का होता है। समझ में आ गया? कोई बजट को स्वीकृति देना, है ना, वहां पे अगर कोई योजना लागू हो रही है तो उसको लागू करना, सबको सब किसका काम है? एनपीसी, नेशनल पीपुल कांग्रेस का काम होता है। समझ में आ गया? सब चीजें अच्छे से रट लो, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में देखने को मिलते हैं। युद्ध और शांति के निर्णय, युद्ध की घोषणा करना, शांति स्थापित करने का अधिकार भी एनपीसी के पास होता है। क्या होता है? युद्ध और शांति में निर्णय, युद्ध की घोषणा और शांति स्थापित करने का अधिकार भी किसके पास होता है? एनपीसी के पास होता है। कोई भी युद्ध हो गया उसकी घोषणा भी एनपीसी करेगी, वहां की शांति स्थापित करने का अधिकार भी एनपीसी के पास ही होता है। समझ में आ गया? तो मतलब वहां के जो सभी लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं वही तय करते हैं कि हमें अगर कोई भी देश के साथ अगर क्षेत्र में लड़ाई करनी है तो वो करेंगे, और शांति स्थापित करने का भी काम वही करते हैं। अगर किसी के साथ अपने को क्या करनी है? संधि करनी है, तो वो भी एनपीसी ही करेगा। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के कार्य क्या होते हैं? राष्ट्रीय जन कांग्रेस के कार्य देश के प्रमुख कानूनों का निर्माण करना। जो कोई भी देश है उसमें जितने भी कानून होते हैं सबके सब कानून कौन बनाती है? एनपीसी, नेशनल पीपुल कांग्रेस बनाती है।
राज्य परिषद के कार्यों की समीक्षा करना, मतलब जो छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, जो उनके जो राज्य हैं उनके अंदर को काउंसिल है, राज्य परिषद काउंसिल है, उसके कार्य क्या सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनकी भी समीक्षा राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही करती है। कौन करती है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, वही करती है। संविधान की रक्षा एवं व्याख्या में भूमिका, जो संविधान है अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रक्षा करना और उसकी व्याख्या करने का भी काम किसका है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस का ही काम है। समझ में आ गया? संविधान की रक्षा करना और व्याख्या करना, उसके अंदर कौन कौन से मुख्य प्रमुख बिंदु है वो दिए गए हैं, उनकी व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, कोई गलत फैसला नहीं लिया जाए, उसकी सब कौन करता है आपके सामने? राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही करती है। राष्ट्रीय नीतियों का अनुमोदन करना, कोई भी नई नीति लागू कर रही है कोई देश में, कोई योजना लागू करनी है, वो भी राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही चाइना की करती है। विकास कार्यों की स्वीकृति देना, जैसे कि भाई आपके सामने कहाँ पर अपन कोई नया बांध बनाएंगे, कहीं पर नया पावर प्लांट लगेगा, कहीं पर सड़कों का निर्माण होगा, कौन सी हेल्थ सर्विस को लगाना है, एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव करना है, जितने भी जो विकास कार्य हैं उसकी स्वीकृति कहाँ पर मिलती है? वहां की संसद से ही मिलती है। साइलेंट फीचर, यह विश्व की सबसे बड़ी विधायक की माना जाता है, मतलब जो सबसे बड़ी, क्योंकि 3000 लोग चुनकर आ रहे हैं, सबसे बड़ी संसद है पूरी दुनिया की। एक दलीय व्यवस्था, सिंगल पार्टी सिस्टम पर काम करती है। भारत में तो बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सी पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़कर आती हैं, लेकिन चाइना में ऐसी नहीं, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। समझ में आ गया? वही राज करती है, उसी के सारे जो लोग वो चुनकर आते हैं। स्थायी समिति वर्ष भर शासन कार्य को संचालित करती है। स्थायी समिति क्या करती है? पूरे वर्ष भर अलग अलग प्रकार के जो काम है उनको संचालित करने का काम करती है। निष्कर्ष की बात करें, चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस को कांग्रेस देश की सर्वोच्च विधायी और संवैधानिक संस्था है। क्या है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, वो सबसे बड़ी जो विधायक पालिका की संस्था है और संवैधानिक संस्था भी है। कैसी संस्था है? संविधान के लिए काम करने वाली संस्था है। यह संविधान में संशोधन करने का काम करती है, कानूनों को बनाने का काम करती है और उच्च अधिकारियों की भी नियुक्ति करती है। बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनकी भी नियुक्ति करती है, संविधान में संशोधन भी करती है और अलग अलग प्रकार के कानून बनाने का भी काम करती है। यद्यपि औपचारिक रूप से सर्वोच्च शक्ति का अंग है, लेकिन अगर अपन डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूप बात करें तो सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु व्यवहार में चीन की राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत काम करती है। लेकिन काम कैसे करती है भाई? वहाँ के संवैधानिक ढांचे के अनुरूप ही काम करती है। समझ में आ गया? तो ये था आपके सामने जो चाइना का राष्ट्रीय जन कांग्रेस है उसका संगठन, शक्ति और कार्य के बारे में विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का, कौन सा पेपर होगा? सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। अगला प्रश्न है, नेपाल के नवीन संविधान 2015 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपाल 2015। 2015 का जो नेपाल का जो संविधान है उसके क्या प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास। इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 30,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। करो भाई सभी बच्चे सब्सक्राइब, ताकि अपना जो सब्सक्राइबर रेट है वो बढ़े और अपन 30,000 सब्सक्राइबर के करीब आए। आपका भी फायदा है, आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आगे कंपटीशन के लिए भी पढ़ाने वाला हूं, उसके भी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और एग्जाम से पहले भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपाल 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। मतलब जो नेपाल का जो संविधान है वो कब लागू होता है? 20 सितंबर 2015 को लागू होता है। ये नेपाल का 7वां संविधान है। क्या है? जो नेपाल होता है ना उसका 7वां संविधान है। मतलब अभी तक नेपाल 7 संविधान बना चुका है। अक्सर अपन कहते हैं ना भारत के लिए कि भारत भाई, भारत के संविधान में क्या है, ऐसे है भारत, अरे इतना बड़ा देश है, इतनी भाषाएं हैं, इतनी विविधताएं, फिर भी हमारा संविधान आज टिका हुआ है। सारी चीजें कानूनी प्रक्रियाओं के हिसाब से चलती हैं। लोग आए लोग चले गए, पार्टियां आई पार्टियां चली गई, है ना, लेकिन ये संविधान पहले भी था और आज भी था। तो हमारे संविधान की यही खूबसूरती है, देख लो। और ये देश का एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य रूप में स्थापित करता है। अब ये जो नया संविधान बनाया गया है 2015 के अंदर, ये क्या करता है? देश को एक लोकतांत्रिक परंपरागत रूप से बनाने का काम करता है और एक गणराज्य
समझ में आ गया, जहां पर आपके सामने लोकतांत्रिक रूप से देश हो उसको स्थापित करता है। इस संविधान में राजतंत्र को समाप्त करके एक स्थायी लोकतांत्रिक व्यवस्था। पहले के संविधान के अंदर प्रमुख बिंदु क्या थे? पहले का जो संविधान था उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलता था? पहले के संविधान में हमें कहीं ना कहीं राजतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती थी। कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती थी? राजतंत्र से संबंधित व्यवस्था देखने को मिलती थी। संघीय लोकतंत्र गणराज्य, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। देश में 7 प्रांत प्रोविंसेस विभाजित किया गया, मतलब देश को 7 अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो प्रोविंस है उसमें उसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। संघीय, प्रांतीय व स्थानीय स्तर की शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। और क्या की गई है? वहां पे संघीय स्तर की, प्रांत और स्थानीय स्तर पे जो शासन व्यवस्था है उसको स्थापित करने का काम किया गया है। समझ में आ गया? तो एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही महत्वपूर्ण संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कैसी है? संघ के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है, जहां पर संघ क्या होता है? जहां पर केंद्रीय शासन व्यवस्था भी हो, राज्य भी हो और स्थानीय स्तर पे भी हो। जैसे भारत में क्या है? केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है और पंचायती राज के भी चुनाव होते हैं ना, नगर पालिका के भी होते हैं, पंचायती राज के भी होते हैं। तो इसी प्रकार से आपके सामने संघीय, प्रांतीय व स्थानीय स्तर की जो शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, इसी को क्या कहा जाता है? संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से उसको जाना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेपाल में संसदीय प्रणाली को अपनाया। नेपाल ने क्या किया? वहां की जो संसद प्रणाली है, क्या है? वहां की जो संसद प्रणाली है उसको अपनाया गया। राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है ना, वह नेपाल का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? वही सबसे बड़ा वहां का संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है। समझ में आ गया? संविधान का सबसे बड़ा पद होता है और वही आपके सामने क्या है? संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम भी करता है। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। और जो प्रधानमंत्री होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, वो वास्तविक प्रमुख के रूप में काम करता है। मतलब सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है भाई? प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। क्या होती हैं? प्रधानमंत्री के पास लगभग आपके सामने वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। मंत्री परिषद और संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। जो मंत्री परिषद होती है ना वहां की, कौन? जो मंत्री परिषद होती है वो वहां के आपके सामने किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? सरकार के प्रति या संसद के प्रति। वहां की जो संसद होती है उसके प्रति आपके सामने जो मंत्री परिषद है, वहां के आपके सामने जो राष्ट्र प्रधानमंत्री के आपके सामने जो मंत्री परिषद है वो उसके प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व रहते हैं। वही उसके सबसे प्रमुख उसको साथ देने वाले होते हैं। जैसे भारत में क्या प्रधानमंत्री होता है और फिर उसकी मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद का काम क्या है? जो प्रधानमंत्री उसकी सहायता करना, कोई भी काम है उसमें उसकी सहायता करना मंत्री परिषद का प्रमुख काम होता है। अगले वाला पॉइंट है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान में नागरिकों को व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। क्या किए गए हैं? संविधान होता है उसमें नागरिकों को सारे के सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, है ना। जैसे भारत में मौलिक अधिकार दिए गए स्वतंत्रता का, समानता का, धर्म का, है ना, और आपके सामने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, हर प्रकार के आपके सामने क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। तो वो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। पहला है, कौन कौन से मौलिक अधिकार है नेपाल के संविधान में? समानता का अधिकार, हर व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का समानता का अधिकार दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति है वो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार, किसका? जो शिक्षा होती है और जो स्वास्थ्य होता है उसका आपके सामने अधिकार, और सामाजिक न्याय का अधिकार कि सभी लोगों को क्या सामाजिक रूप से न्याय मिल सके, इसका अधिकार भी देखने को मिलता है। तो अलग अलग प्रकार के जो मौलिक अधिकार होते हैं, चाहे समानता का अधिकार, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, चाहे शिक्षा व स्वास्थ्य का अधिकार, चाहे सामाजिक न्याय का अधिकार, ये सब के सब अधिकार देखने को मिलते हैं। अगले वाला पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। कैसा? सेकुलर स्टेट। कैसा स्टेट भाई? सेकुलर स्टेट की बात करें आपके सामने, धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसकी। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। नेपाल को क्या घोषित किया गया? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऐसा राज्य जिसपे कोई धर्म मतलब प्रमुखता से नहीं होगा। जैसे कोई इस्लामिक राज्य होते हैं, कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कोई आपके सामने बौद्ध राष्ट्र की बात करता है, ऐसा नहीं।
धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा राष्ट्र होता है जिसमें सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया जाता है। बहुसंख्यकों को भी उतना ही अधिकार होते हैं, फैसले लेने के, नीतियों का निर्माण किया जाता है। तो बहुसंख्यकों की जितनी ध्यान रखा जाता है नीतियों को निर्माण करते वक्त, उतना ही अल्पसंख्यकों को भी तवज्जो दी जाती है। तो यही है, कोई भी एक राष्ट्र, कोई भी एक आपके सामने धर्म को तवज्जो नहीं दी गई। नेपाल के संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। और वैसे नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। एक बड़ी आप देख सकते हो, सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता दी गई है। और क्या किया गया है, जितने भी जो धर्म होते हैं उन सबको क्या है, समान रूप से स्वतंत्रता दी जाती है। शक्तियों का विभाजन और सेपरेशन ऑफ पावर होना। संविधान में विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच में स्पष्ट शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, संविधान में विधायपालिका हो गई, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसे विधायपालिका मतलब संसद, कार्यपालिका मतलब जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है नौकरशाही वो, और न्यायपालिका, सबके बीच में स्पष्ट शक्तियों का विभाजन है। सबको पता है कि भाई आपको कौन कौन से काम करने हैं। सबकी फिक्स अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी शक्तियां बनाई गई है। सबको अपनी शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है और उसी को अनुसार उन्हें काम करना पड़ता है। तो यही है, संसद में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों को स्पष्ट रूप से आवंटित किया गया है। सबके पास अपने काम करने का अधिकार है। संघीय संसद कानून बनाती है। संसद का काम क्या भाई, आपके सामने वो अलग अलग प्रकार के जितने भी जो कानून होंगे उन सबको कानून बनाने का काम कौन करती है, संसद। समझ में आ गया, कानून कौन बनाएगी नेपाल के संविधान में, संसद बनाएगी। मंत्री परिषद प्रशासन चलाएगी। जो प्रधानमंत्री की सहायता हेतु जो मंत्री परिषद बनाई जाती है वो क्या करेगी, वहां का जितना भी जो प्रशासन होगा उसको चलाने का काम करेगी। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करती है और जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वो क्या करेगी, संविधान को व्याख्या करने की बात करेगी, है ना। कोई भी टकराव होगा संघीय प्रणालियों में, है ना, संविधान के कोई नया संसद में नया कोई कानून पारित होगा उसको व्याख्या करने का काम न्यायपालिका का होगा। समावेशी प्रतिनिधित्व, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन। संविधान में महिला, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। हर वर्ग को आपके सामने कुछ ना कुछ क्या दिया गया है, वहां पर संसद में चुन के आए। जैसे अपने SC ST को सीट दी जाती है ना स्पेशल, उसी प्रकार से चाहे महिला हो गई, चाहे दलित हो गए, चाहे आदिवासी हो गए, चाहे पिछड़े वर्ग हो गए, सब के सब लोग संसद में उनका प्रतिनिधित्व है वो चुनकर आए। उनके लोग वहां पर चुनकर आए। इसकी वास्तविकता में व्यवस्था की गई है, सभी के लोगों के लिए व्यवस्था हुई है। संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकाय स्थापित किए गए। क्या किए गए, लोक सेवा आयोग हो गया, चाहे निर्वाचन आयोग हो गया, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, सबके सब आयोगों को क्या किया गया, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में। भाई जैसे लोक सेवा आयोग है, UPSC होता है, इस प्रकार के निर्वाचन आयोग, है ना, इन सबको इंडिपेंडेंट किया गया है कि आपको अपने फैसले लेने का अधिकार है इंडिपेंडेंटली। नेपाल का संविधान 2015 का एक आधुनिक लोकतांत्रिक समावेशी संविधान है। आज के समय की जरूरत के हिसाब से भाई एक संविधान बनाया गया है जिसमें लोकतांत्रिक सभी लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्यान में रखकर इसमें देश के संघीय ढांचा कि देश में राज्य सरकार, लोक सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार सब कुछ मिलकर अच्छे से काम करें। संसदीय प्रणाली और मौलिक अधिकार व सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम किया। मतलब सारी की सारी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। तो नेपाल का जो नवीन संविधान 2015 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। समझ में आ गया। तो डेमोक्रेसी की बात करनी है वहां पर, वाकई किस प्रकार का लोकतंत्र देखने को मिलता है। चलिए भाई पढ़ते हैं। क्रिटिकली एलिवेट द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्जरलैंड। तो इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। अपने को 30,000 सब्सक्राइबर, कितने 30,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट ले रखा है उसको अचीव करना है। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी अपन इस मार्क तक पहुंच पाएंगे भाई। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। स्विट्जरलैंड विश्व के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। क्या माना जाता है, जो स्विट्जरलैंड है वो पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है उसके एक सबसे अच्छे उदाहरणों में से उनका उदाहरण जाना जाता है। यहाँ की जनता
यहाँ जनता का शासन संबंधित निर्णय सीधे भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। मतलब यहाँ जनता को अपने फैसले लेने का डायरेक्ट हक है, कोई प्रतिनिधि वाला सिस्टम नहीं है, सीधे जनता फैसले ले सकती है। स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली में नागरिक न केवल प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं बल्कि जनमत संग्रह, पहल और जन अनुमोदन रेफरेंडम के माध्यम से कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। मतलब सिर्फ वो उनका जैसे भारत में है, भारत में अगर सरकार को नया कानून बनाना है, जनता की कोई मतलब नहीं है ना, वहां के जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो अपने हिसाब से कानून का निर्माण करते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है, वहां के चुने हुए जन प्रतिनिधि जनमत संग्रह करेंगे। मतलब अगर सरकार को कोई कानून बनाना, वो वोटिंग करवाएगी कि भाई ये फैसला लेना है या नहीं लेना है। समझ में आएगा, जन अनुमोदन रेफरेंडम ये सब चीजें कराई जाती हैं और इसके माध्यम से जो जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से कानून के निर्माण में भाग लेती है। क्या करती है जनता? वो प्रत्यक्ष रूप से जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। चलिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रमुख साधन, मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहला जनमत संग्रह है। संसद द्वारा पारित कानूनों को जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? संसद के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के जो कानून बनाए जाते हैं उनको जनता की स्वीकृति, मतलब जनता है उससे आपके सामने स्वीकृति ली जाती है। उस स्वीकृति के लिए क्या करते हैं? वहां पर प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? वहां पर जनता की जो स्वीकृति के लिए वहां पर उनको प्रस्तुत किया जाता है। अनिवार्य मैंडेटरी व वैकल्पिक ऑप्शन, दोनों प्रकार के आपके सामने जनमत संग्रह होते हैं। कुछ ऐसे जनमत संग्रह होते हैं जहां पर जनता के हर व्यक्ति को भाग लेना जरूरी होता है। कुछ ऑप्शनल होते हैं, भाई आप लेना चाहो तो ले भी सकते हो, नहीं लेना चाहो तो ले सकते हो। तो दोनों प्रकार के जनमत संग्रह करवाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो जनता की स्वीकृति लेने के लिए और कानून बनाने के लिए, जनता की राय जानने के लिए जो वोटिंग कराई जाती है उसको जनमत संग्रह के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट अच्छे से याद हो गया। अगले वाला पॉइंट है जन पहल करना, पॉपुलर इंटीमेटिव करना, इंटेटिव करना। नागरिक संविधान में संशोधन का प्रस्ताव स्वयं प्रस्तुत करते हैं और यह निर्धारित संख्या में हस्ताक्षर प्राप्त हो। मतलब जैसे कि भाई अपन जो भारत के लोग हैं सब ने यह आपके सामने एक साइन करके दिया कि भारत में जो फ्रीबीज बट रही हैं, ये मुफ्त में जो सरकार रेवड़ियां बांट रही है ना, इनको बंद किया जाए, है ना। और सबने साइन करके सरकार के पास दे दिया और जनता सरकार उस पर क्या करेगी? आपके सामने फैसला लेगी। लेकिन वो फैसला कैसा होगा? आपके सामने निर्धारित संख्या में लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस पर। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की प्रणाली कहां पर देखने को मिलती है? स्विट्जरलैंड पर देखने को मिलती है। वहां की जनता के सभी लोगों की, अगर बहुत सारे लोगों की एक जैसी भावना है, वो एक कानून बनाकर उस पर हस्ताक्षर कर सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और सरकार उस संविधान में संशोधन कर सकती है या कानून में निर्माण कर सकती है। समझ में आ गया? तो देखो, डायरेक्ट जनता कानून बना सकती है, इतना अधिकार है। जन पहल, जनता की पहल होती है उसके अंदर। अगले होते हैं लैंड्स ग्रेमाइडेड। क्या होता है? कुछ कैंटनों में नागरिक खुले मैदानों पर एकत्रित होकर सीधे मतदान करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्राचीन स्वरूप है। भाई पहले तो इतनी जनसंख्या नहीं हुआ करती थी, तो जनता क्या बड़े बड़े मैदानों में इकट्ठे होकर डायरेक्ट मतदान किया करती थी। और वही चीज आज के समय भी चलती है स्विट्जरलैंड में। उसको लैंड्स गेमाइडेड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लैंड्स गेमाइडे के नाम से जाना जाता है, जहां पर जनता खुले मैदानों पे खड़ी होकर क्या करती है? मतदान करती है। और यही पहले प्राचीन जो लोकतंत्र हुआ करता था उसके स्वरूप के रूप में इसको जाना जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विशेषता, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहला, जनता की सीधी भागीदारी। भाई जनता है, वहां की सरकार के द्वारा बनाए गए कानून होते हैं, कोई नियम हो गया, कोई कायदा हो गया, उसमें सीधा हिस्सेदारी दिखा सकती है। समझ में आ गया? सीधे अपनी जन भागीदारी देख सकती है। देखो, कानून बनाने में जनता की भागीदारी है ना। कोई कानून अगर सरकार बना रही है तो वो फैसला ले सकते हैं, वो खुद उनके मन में आए तो कानून रख सकते हैं, संविधान में संशोधन करा सकते हैं। तो जनता की डायरेक्ट भागीदारी है। शासन में पारदर्शिता, वहां का जो शासन है उसमें ट्रांसपेरेंसी है। क्या है? शासन है, उसके अंदर वो कोई भी गलत नहीं कर सकते, कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जनता उसको कंट्रोल करके रखती है। क्या करके रखती है? जनता उन सब लोगों को कंट्रोल करके रखती है। राष्ट्रीय चेतना में विकास, वहां के लोगों की जो जन भावना है, क्या है? वहां के लोगों की जो जन भावना है, उस जन भावना का भी क्या है? डेवलपमेंट देखने को मिलता है, विकास देखने को मिलता है। विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वायत्ता,
पावर है, सत्ता है, वो बहुत सारे लोगों में, जनता के हाथों में है। और स्थानीय लोगों के हाथों में भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, उन लोगों के हाथों में भी बहुत ज्यादा स्वायत्ता, स्वतंत्रता देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो जनता की सीधे भागीदारी है, शासन में पारदर्शिता है, राष्ट्र राजनीति चेतना, मतलब जो लोग हैं वो डायरेक्ट राजनीति से जुड़े हुए हैं आपके सामने, और सत्ता है वो अलग अलग लोगों के हाथों में देखने को मिलती है। प्रत्येक प्रजातंत्र के लाभ, क्या क्या फायदे हैं भाई प्रत्येक प्रजातंत्र के? सरकार पर जनता का नियंत्रण बना रहता है। जनता है ना वो डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है, कोई फैसले नहीं ले सकते जनता से पूछे बिना। समझ में आ गया? तो कंट्रोल में रहती है सरकार, मनमर्जी नहीं कर सकती, कोई गलत काम नहीं कर सकती, सब के सब सरकार क्या करती है, सरकार पर जनता का नियंत्रण रहता है। निर्णय अधिक लोकतांत्रिक और जन स्वीकृति होते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं ना वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, ज्यादा लोकतांत्रिक होंगे, और जनता की स्वीकृति देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? जनता की स्वीकृति भी उसमें देखने को मिलेगी। लोकतांत्रिक परंपरा से जो निर्णय लिए जाएंगे और उसमें जनता की भी अपनी स्वीकृति देखने को मिलती है। भ्रष्टाचार की संभावना कम, सरकार भ्रष्टाचार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जनता को पता चल गया, तुरंत मतदान करके हटवा देंगे उसको, है ना। तो भ्रष्टाचार बहुत कम होता है। जनता में चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, उनको जनता की भलाई के लिए काम करना ही पड़ेगा, वरना सत्ता छोड़नी पड़ेगी। नागरिकों में उत्तरदायित्व और जागरूकता की भावना बढ़ती है। नागरिक होते हैं उनमें उत्तरदायित्व बढ़ता है, अपनी सरकार के प्रति भावना बढ़ती है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो उनको मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनमें से लोगों ने चुनाव करके उस संविधान में संशोधन कराया, कोई कानून बनाया। समझ में आ गया? तो नागरिकों को उत्तरदायित्व भी बढ़ता है और उनकी जागरूकता भी बढ़ती है। आलोचनाएं, सभी नागरिक प्रत्येक विषय पर पूर्ण जानकारी रखते हैं। अब क्या है कि कोई भी वोट करने तो आ जाएगा, लेकिन उसको जानकारी है उस विषय पर नहीं है, ये हमें नहीं पता है ना। तो ये कमजोरी भी है कि हर नागरिक को वो वोट तो दे सकता है, लेकिन उसको जानकारी नहीं होती है। जटिल नीतिगत विषयों पर भावनात्मक निर्णय हो सकते हैं। काफी बार क्या है, काफी बार सरकार को ना जनता की भावना के विरुद्ध भी फैसले लेने पड़ जाते हैं। वो भविष्य के लिए सही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग भावनाओं में बहकर ज्यादा फैसले हो सकते हैं, क्योंकि जनता ही फैसले लेती है। निर्णय प्रक्रिया धीमी हो सकती है। निर्णय प्रक्रिया ऐसी धीमी है कि जनता है वो फैसले करने में उसको वक्त लग सकता है। बहुसंख्यकों का अत्याचार, काफी बार क्या बहुसंख्यक, बहुत बड़ी कम्युनिटी जो लोअर कम्युनिटी, उसके खिलाफ क्या कर सकती है, रेसिज्म, रंग भेद के आधार पर, जाति के धर्म के आधार पर क्या किया जा सकता है, अत्याचार किया जा सकता है। क्यों? जितने ज्यादा लोग होंगे वो क्या करेंगे भाई, आपके सामने चुनाव में भाग लेंगे और उनके विरोध में वोट कर सकते हैं। समझ में आ गया? आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करें, स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अत्यंत सफल रहा, क्योंकि वो उच्च साक्षरता, राजनीतिक जागरूकता और स्थिर सामाजिक व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र इसीलिए सफल है क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, राजनीतिक रूप से भी जुड़े रहते हैं, और वहां की समाज है ना उसमें स्थिर समाज देखने को मिलता है। संघीय ढांचा और छोटी जनसंख्या भी इस प्रणाली को प्रभावी बनाती है। और संघीय ढांचा है और जनसंख्या कम है। अब भारत जैसे देश में करवा लो, एक कोई बात हो 100 अपने विचार रखने वाले मिल जाएंगे। एक घर में एक बात को 4 अलग अलग तरीके से उसकी ज्ञान दे देंगे, है ना। तो इस तरीके से भारत में तो ये हो नहीं सकता। स्विट्जरलैंड जैसे छोटी जनसंख्या वाले देशों में ये सब चीजें हो सकती हैं। किंतु यह भी सत्य है कि यह प्रणाली हर देश में समान रूप से सफल नहीं हो सकती। हाँ, यह प्रणाली छोटे देशों में सफल हो सकती है, जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको अच्छा ज्ञान है, वहीं पे हो सकती है। विशेषकर विशाल जनसंख्या और विविध परिस्थितियों वाले देश में नहीं हो सकती। भारत जैसे देश में सफल नहीं हो सकती क्योंकि हमारे देश में बहुत से कल्चर हैं। स्विट्जरलैंड की प्रत्यक्ष प्रजातंत्र व्यवस्था लोकतंत्र को एक आदर्श प्रयोगशाला मानी जाती है। क्या मानी जाती है? स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो क्या लोकतंत्र की एक जो प्रैक्टिकली उसको सफल बनाने का काम करती है। जनता की वास्तविक शक्ति, मतलब लोकतंत्र में जो कहा जाता है कि वास्तविक शक्ति जो जनता के पास होती है वो स्विट्जरलैंड में ही है। बाकी देशों में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? हम अपने जनप्रतिनिधि को चुन के बैठते हैं, उनके मन में आती है, वो वोट लेते हैं, तब तो ऐसे करके लेते हैं और फिर आपको ऐसे फेंक देते हैं। समझ में आ गया? तो यही है, शासन में वास्तविक शक्ति तो स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र में है, बाकी तो सिर्फ जनप्रतिनिधियों के अपन क्या आगे पीछे घूमते रहते हैं। शासन में पारदर्शिता रहती है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, सभी लोगों का जो उत्तरदायित्व है काम उसके प्रति सुनिश्चित करके रखते हैं।
हालांकि इसकी कुछ व्यवहारिक सीमाएं हैं, फिर भी लोकतांत्रिक मूल्यों को उत्कृष्ट करती है, फिर भी लोकतांत्रिक रूप से सबसे ज़्यादा मजबूत है। चलिए भाई, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था के बारे में अपन विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।